नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 18 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में जीके से, साइंस से और न्यूमेरिकल के जो भी प्रश्न पूछे गए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सभी क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और आपको निशुल्क पीडीएफ दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, निशुल्क पीडीएफ वहां पर आप हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था कि वाराणसी में दीपावली के 15 दिन के बाद, जो यूपी से होंगे वो तो इजीली टिक करके आए होंगे कि वाराणसी में जो दीपावली के 15 दिन के बाद एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम क्या है? तो उसे देव दिवाली कहते हैं। ठीक है, ये बनारस में मनाया जाते हैं, काशी विश्वनाथ नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी में। एक प्रश्न आया था, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बताएं हम आपको। मौलिक अधिकार से जो भी फंडामेंटल राइट है उसके जितने भी आर्टिकल हैं सबका पीडीएफ हमको लगता है 1 महीना पहले ही दे दिया हूं। ठीक है, तो निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। और इसी आर्टिकल के बारे में मैंने ये भी बताया है कि इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो। आपातकाल लगा है इसका मतलब कोई सांस लेना तो नहीं छोड़ेगा ना। तो इस आर्टिकल में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है, तो इसे नहीं बदला जा सकता है। अदर जो भी मौलिक अधिकार है उसे आपातकाल में सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य और नीति निषेध तत्व में क्या फर्क है? तो बस इतना ही फर्क है। नीति निषेध सिद्धांत जो है ये कभी नहीं बदलती, लेकिन मौलिक अधिकार जो है आपका विषम परिस्थिति में बदल जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा और ले लीजिए। जो भी अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर जो भी चीज वर्णित है सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 में दंड आदि में प्रावधान में छूट है, 21 अभी आपने देखा निजता का अधिकार है। आ जाते हैं 23 पे मानव तस्करी पे रोक है, 24 पे बाल श्रम पे निषेध है, जो 14 वर्ष से कम तक के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे ही जो है भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा कहे थे। इसके बाद आर्टिकल 32 के थ्रू ही जो है 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि अभी तक रीट से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। आएगा जरूर। ठीक है, चलते हैं आगे। वैसे जो संविधान की आत्मा है उसे उद्देशिका को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा था। तो दोनों में फर्क है। ये नहीं कि अगर संविधान का आत्मा पूछे तो आप जो है 32 मार के आ जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही सब आर्टिकल मैं लिख के रखा हूँ। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि श्रम रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई श्रम पोर्टल जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ई श्रम पोर्टल। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि व्हाट्सअप जो अपना सोशल साइट है, व्हाट्सअप आप सब यूज करते हैं, कौन नहीं वाकिफ होंगे, भर दिन तो यही टाइम खाता है, सबसे बड़ा दुश्मन है। व्हाट्सअप ने यूपीआई पेमेंट को कब भारत में लागू किया? तो ये किया था नवंबर 2020 में। ठीक है, यूपीआई पेमेंट को जो है जिससे जो है पैसा भी ट्रांसफर होगा, इसमें एक सुविधा मुहैया कराई गई। नवंबर 2020 में कराया गया। पूछा गया था कि 2020 के किस महीने में? तो नवंबर में। ठीक है, एक प्रश्न आया था किसी परिपथ में 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि विभवांतर 240 वोल्ट है तो पी क्या होगा? एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो पी आप पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है। कल ही बताया था पावर बराबर वी आई भी होता है, वी बराबर आर आई भी होता है। तो जहां जो सूत्र की आपको जरूरत पड़े उसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे कौन से सूत्र की जरूरत पड़ेगी? पी निकालना है। वी का मान है, आई का मान है। तो मुझे ये सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेसिस्टेंस अगर दिया होता तो मैं फिर आई निकालता इससे, लेकिन डायरेक्ट दे दिया है हलवा, तो डायरेक्ट बैठा देना है। ठीक है, तो पी बराबर वी आई होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? वी का मान कितना है? 240, और आई का मान कितना है? 0.5। तो मैं इसका 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/4 से काट देंगे, 6 चौका 24, 60। तो पी कितना हो जाएगा? 60 वाट, क्योंकि आप जो है वाट में मापते हैं शक्ति को। ठीक है, और 746 वाट बराबर जो है एक अश्व शक्ति होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ये जेम्स वाट के नाम पे जो है इसके सम्मान में इसका मात्रक का नाम वाट रखा गया था। एक प्रश्न आया था कि बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया? कल ही हमने बाइबिल का चर्चा किया है।
तो बाइबिल को जो है जहां जैन अवस्था बताया था, ध्यान है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि कितने भागों में बांटा गया है, जो नहीं बताया था वो नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है आपको 2 भागों में बांटा गया है बाइबिल को, ध्यान रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक है। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। बाइबिल जो है क्या बोलते हैं, ईसाई धर्म को, ईसाई धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म के महाभारत, रामायण, गीता, इस प्रकार से बाइबिल जो है आपका ईसाई का है। इसका पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। ईसा मसीह जो है इस धर्म के फाउंडर है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि 2022 में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? 2021 होगा ये, ठीक है। तो ये आपका श्रीमती मंधाना होगा। श्रीमती मंधाना को जो है 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा और फैक्ट दिया था कि लगातार 2 ट्रॉफी जीता, ठीक है। तो ये भी कुल मिला के यही आंसर होगा, श्रीमती मंधाना, ठीक है। 2021 की जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? शाहीन अफरीदी। शाहिद अफरीदी नहीं है ये है शाहीन अफरीदी। शाहिद अफरीदी के होने वाले दामाद जी हैं ये। इसके बाद 2021 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रीमती मंधाना हो गया। उसके बाद 2021 में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी पाकिस्तान के हैं, बाबर आजम। उसके बाद T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पूछा जाएगा तो मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान का है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा गया, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द जो रूट हो जाएगा। जो रूट कहाँ का है? आपका इंग्लैंड का है। जो रूट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पूछा गया तो जानेमन मलान है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो सभी बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया हुआ है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है बंधन बैंक का। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जरूर याद रखना है आपको, छपेगी अगले शिफ्ट में, रेखा शर्मा, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न जब छपा है बंधन बैंक, अगले शिफ्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय जरूर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जरूर छपा है, ठीक है। एक प्रश्न आया था, हाइपरटेंशन का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन के कई कारण हो सकते हैं, ये तो आजकल के जीवन की एक कहानी बन गई है। तो हाइपरटेंशन का जो है स्ट्रेस लेना हो सकता है, ऑप्शन में क्या है डिपेंड करेगा, स्ट्रेस लेना हो जाएगा, है ना, जरूरत ज्यादा सोचना हो जाएगा। इसके बाद मतलब असीमित खाना हो जाएगा, खाने पीने में जो है लिमिटेशन नहीं होगी, कुछ ज्यादा खा रहे हैं वैसे, तो ये सबसे कारण हो सकती है हाइपरटेंशन की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि नगर पंचायत का एल्डरमैन किसे कहा जाता है? तो नगर पंचायत जो नगर निगम है, इसके जो एल्डरमैन है ये आपका चेयरमैन को कहा जाता है। और नगर निगम की चर्चा 12वीं अनुसूची में किया गया है और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत की। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, मिलता जुलता है, लेकिन एक शहरी अर्बन से है और ग्रामीण, एक शहरी से है और एक ग्रामीण से है। एक प्रश्न आपको रिएक्शन से आया था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल की प्रतिक्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं CaO, उसके बाद H2O, इन दोनों की जब प्रतिक्रिया करते हैं तो CaOH का हॉल ट्वाइस बनता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था फिर से रिएक्शन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा फॉर्मिक एसिड की विक्रिया से क्या प्राप्त होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और फॉर्मिक एसिड CH2OA2O2 होता है। जब इसको आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो HCOONA, इसके बाद H2O बन जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? सोडियम फॉर्मेट कहा जाता है इसे, और जल का निष्कासन होगा। यहाँ पर पूछा गया था कि दोनों प्रोडक्ट में A प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और प्रोडक्ट B कौन सा बनेगा? तो प्रोडक्ट A जो है जिसकी वैल्यू अधिक होती है प्रोडक्ट A होता है, और जिसकी जो मतलब वैल्यू क्या बोलेंगे उसको, जिसकी वेटेज मान लीजिए कम है, वो प्रोडक्ट बी होती है। तो इसमें जो है जल का निष्कासन होगा, जो प्रोडक्ट बी होगा, और प्रोडक्ट ए बनेगा आपका HCOONA, जिसे सोडियम फॉर्मेट कहा जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था आपका उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी 0.1 दिया गया था और फोकस दूरी 0.2 cm नहीं मीटर दिया गया था, ठीक है, मीटर में दिया गया था। यहाँ पे cm करेंगे तो फिर तो दशमलव रेकड़िंग में चला जाएगा भैया। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया था। अब उत्तल दर्पण में आपको मैं प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा चुका हूं, और जब जब न्यूमेरिकल आता है हर दिन समझाता हूं। अब आगे का काम आपका है, PDF भी दे देता हूं भैया, अब इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या ही करूं, है ना। तो ये फोकस दूरी है उत्तल दर्पण में। मैंने क्या बताया कि ये पोल है, ये फोकस दूरी है। आपको जो इसमें क्या क्या साइन पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दर्पण का सूत्र आप हमसे अच्छा जानता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। ये तो हमसे आप बेटर ही जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको खाली साइन की प्रॉब्लम आती है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देता हूं। अगर जो बच्चा साइन नहीं लिखा है अभी लिखेगा, उसको अगर नंबर चाहिए 2-3 नंबर एक्स्ट्रा एग्जाम में, तो ठीक है, साइन लिख के रख लो किसी डायरी में, और 2-4-10 बार देख लो, और 1-2 न्यूमेरिकल उस पर अपने खुद से बना लो, आपको कंठस्थ हो जाएगी। कोई बड़ी मैटर नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे, अवतल दर्पण मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछी जा रही है काफी बार, तो ठीक है। तो अवतल दर्पण देख लीजिए, थोड़ा सा मैं स्पेस और ले लेता हूँ। इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले कुछ समझा देता हूँ, देख दीजिए, ठीक है। ये रहा आपका अवतल दर्पण, यहाँ होती है आपकी फोकस दूरी, ये रही आपकी पोल, ये वाली 1 नंबर में डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ये C है आपका, और ये रहा अनंत,
ठीक है। तो अनंत और सी के बीच में एक स्थान बना, फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या के बीच में एक स्थान बना, ये वाला जहां जहां पेन घूम रहा है देखते रहिए। फोकस दूरी और पोल के बीच में एक जगह बना, ठीक है। तो जब आप अनंत पे प्रतिबिंब रखेंगे तो आपका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और जब आप ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ 2 नंबर प्रतिबिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी। जितना इधर आप घसकेंगे प्रतिबिंब आपका उतना ही घस सकता है। याद करने के सिंपल तरीके हैं। अगर आप वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे ही बनता है 3 नंबर पे, क्योंकि एक आप इधर घस के तो एक मैं इधर घिसक गया, तो इधर 2 से इधर किधर आया, वक्रता केंद्र पे। इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। इसके बाद आप वक्रता के फोकस दूरी और पोल के बीच में रखेंगे तो आपका बन जाएगा कहां, अनंत पे बन जाएगा, ठीक है, 5 नंबर। इसके बाद जैसे ही आप पोल पे प्रतिबिंब को रखेंगे वैसे ही आपका प्रतिबिंब इधर के बाजू में बनेगा और वो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में काल्पनिक। ये तो हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, भैया पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके न्यूमेरिकल बनाने के ट्रिक पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस साइड जो भी प्रतिबिंब बना था 5 स्थिति में बनी थी, सभी वास्तविक प्रतिबिंब होती है, ठीक है। और इधर एकलौता जो छठा प्रतिबिंब बना था कि जब आप पोल पे रखेंगे तब जब बना था तो ये काल्पनिक होती है। अब समझ गए, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है। अब आ जाइए साइन पे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपको वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेना है। अब वस्तु की दूरी भी कोई नहीं समझ रहा है तो U को वस्तु की दूरी कहते हैं, V को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और F को फोकस दूरी कहते हैं भैया। और फोकस दूरी का एक और सूत्र आपको आना चाहिए, F बराबर R/2। अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या दिया तो फोकस दूरी आपको निकालना आना चाहिए, हो, ठीक है। तो यहाँ पे V का वैल्यू जो है जब वास्तविक बनेगी तो माइनस में लेना है, जब इमेजिनरी बनेगी, इमेजिनरी तो आपको जो है पॉजिटिव लेना है। इसके बाद फोकस दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव लेना है। तो ये अवतल दर्पण की कहानी खत्म, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे फोकस दूरी मान लीजिए। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है इसमें, ठीक है, हमेशा काल्पनिक। और काल्पनिक जो भी चीज होती है समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में हम बात कर लेते हैं साइन का। तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु का दूरी निगेटिव लेना है आपको। फोकस दूरी उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लेना है और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी पॉजिटिव लेना है। हो गया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की कहानी, ठीक है। चलते हैं आगे, यहीं पर ही लेंस का भी समझा देता हूं। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में सेम कंपेयर करना है एक्सेप्ट फोकस दूरी। अवतल लेंस में जो है आपको फोकस दूरी निगेटिव लेना है और जो वस्तु की दूरी है ये भी निगेटिव लेना है और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेना है। ये है आपका अवतल, लिखो भाई अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद हम उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस में 2 स्थिति आएगी, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस में आपको फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, वस्तु की दूरी निगेटिव लेना है। उसके बाद प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो आपको जो है पॉजिटिव लेना है भी और वास्तविक बने तो निगेटिव लेना है भी। हो गया सारा साइन का खेला खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता और कुछ ज्यादा सीखना भी नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आया उत्तल दर्पण, वस्तु की दूरी 0.1 और फोकस दूरी 2 मीटर दिया है, 0.2 मीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी निकाल लीजिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। फोकस दूरी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कितना है, 0.1 मतलब 10 सेंटीमीटर। और इसके मतलब और क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी 0.2 है भैया, वस्तु की दूरी 0.1 है, ठीक है। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 मीटर है। ये मीटर लिख लीजिएगा यहाँ पे। आपको जो है भी निकालना है, ये मुझे निकाल के बताइएगा। और जिन्होंने भी साइन नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करके पहले साइन नोट करेगा अपने डायरी में, ठीक है। चलते हैं आगे। और भैया जो भी नए आदमी जुड़ रहे हो, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आप मेरे साथ जुड़ने की प्रयत्न किए और जुड़े, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे आया कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्व को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और वर्ग 18 है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे आवर्त के जो तत्व है उसे सेतु तत्व कहा जाता है, लिंकिंग तत्व कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, यदि पीएच वैल्यू अत्यधिक कम हो जाए तो तत्व की प्रकृति कैसी होगी। सब दिन बताते हैं पीएच वैल्यू का पैमाना कहां से नोट किया गया है, 7 से कम है तो एसिटिक है, 7 से अधिक है तो अल्कलाइन है यानी क्षारीय है,
ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि 1 के pH वैल्यू है तो प्रबल अम्ल ना हो गया। 7 के जितने नजदीक रहेगा अम्लता उतनी घटती है, और 7 से जितने अधिक में रहेगा मतलब क्षार उतनी ही कमजोर भस्म होगा। मान लीजिए यहाँ पे 8 है तो 8 होगा कमजोर भस्म, अब मान लीजिए वो 14 है तो ये बहुत ज्यादा हाई भस्म ना हो गया। तो आपको सोचना है, इसको समझना है ग्राफ को। 7 आए तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये सबसे सिर्फ समझ से काम हो जा रही भाई, तो ज्यादा दिमाग लाने की क्या जरूरत है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा किस प्रकार समाहित होते हैं या किस प्रकार अरेंज किया जाता है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन दिया गया था लंबवत, समांतर, इस प्रकार का। तो यहाँ पे लंबवत किया जाते हैं। तीनों उंगली जो है, मुझे तो फिगर बनाने नहीं आएगा हाथ का क्योंकि बड़ा कमजोर ड्राइंग है मेरा, फिर भी मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार का हाथ होता होगा कुछ, है ना। जाने दीजिए, मुझे हाथ नहीं आता भाई। ये रहा हाथ, ठीक है। तो इस प्रकार जो उंगली है आपका, ये कैसे लंबवत रखा जाता है, ऐसे ऐसे रखा जाता है लंबवत, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लंबवत राइट आंसर करके आना था। अब आपसे आने वाले शिफ्ट में फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्वेश्चन पहले पूछा गया था, बीच में रोक दिया गया, फिर पूछा जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि जो तर्जनी होता है ना वो क्या इंगित करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो अंगूठा होता है वो चालक पे लगने वाली जो बल होती है उसको निरूपित करता है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ जरूर ले लेना भाई, है ना। एक प्रश्न आया था कि भाषा का अधिनियम कब लागू हुआ, तो भाषा का अधिनियम बना था 1963 में, लेकिन लागू 65 में हुआ था, और बीजी खरे इसके अध्यक्ष थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग एक अलग चीज है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है। 1953 में बना था, 1956 में जो है ये प्रथम राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों चीज अलग अलग चीज है, ठीक है। भाषा की बात आ गई तो भाषा आयोग का मुख्यालय मैसूर में है। इसके बाद आपका भाषा का शास्त्रीय भाषा 6 गो है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिसी। इसके बाद भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 गो भाषा है। इसके बाद आर्टिकल 343 में कहा गया है संघ की भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है, तो ग्राम सभा का मुखिया आपका सरपंच होता है, और नगर निगम का अभी आपने देखा चेयरमैन होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग आपसे पूछ दिया गया था। वॉशिंग सोडा का उपयोग रंजक के रूप में साबुन उद्योग इत्यादि में होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, Na2CO3। उसके बाद खाने वाले सोडे को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। उसके बाद एक होता है कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सूत्र होता है NaOH। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑथेंटिक प्रश्न, सभी व्याख्या के साथ न्यूमेरिकल सहित आप तक पहुंचाए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं मैथ वाले वीडियो एनालिसिस के साथ, और हाँ, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा।